केरल में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड गति है। हम सभी उम्मीदवारों की घोषणा करती हैं। अब सीपीएम के गढ़ में मजबूत बागी उम्मीदवार हैं। पार्टी में लोकतंत्र है। को कांग्रेस पार्टी तानाशाहों के लिए कोई भूमिका नहीं है, खासकर केरल में। हम नेहरूवादी वामपंथ हैं। हम प्रगतिशील हैं। उन्होंने कोई बड़ी परियोजनाएं शुरू नहीं की है। भारत में पिछले 12 महीनों से मूल्य वृद्धि में केरल नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री बहुत घटिया भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग मानते हैं कि हमारे पास एक विकल्प है। मैं गर्व से कहती हूं कि भारत के इतिहास में किसी भी विपक्ष ने उस तरह काम नहीं किया। खैर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आपसे पूछना चाहता था, क्या मैं केरल के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एलडीएफ के पास एक बहुत स्पष्ट मिस्टर पिनाराई वह हर जगह हैं, लेकिन यूडीएफ को एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है क्योंकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वह कौन होने वाला है। तो क्या आप अगले मुख्यमंत्री हैं? आप मुझसे ज्यादा समय से राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं। आप कांग्रेस की संस्कृति जानते हैं। कांग्रेस अब भारत में कहीं भी अपने नेता या अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में हम एक शानदार अंतर से जीते। तेलंगाना में हम जीते। हमने मुख्यमंत्री की घोषणा इलेक्शन के बाद ही की। सिद्धारमैया जी इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं थे। रेवंत रेड्डी जी इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं थे। एआईसीसी की एक प्रक्रिया है। वे कुछ पर्यवेक्षक भेजेंगे और वे एमएलएस, चुने हुए एमएलएस की राय लेंगे। फिर वे एक निर्णय लेंगे। एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है। क्या ये आपके लिए थोड़ी कमजोरी नहीं है? आप जानते हैं, कोई नेता नहीं। चूंकि हमारा पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रक्रिया है। मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकती हूँ? कम से कम आपने हाईकमान तो नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि एलडीएफ ने तुरंत काम शुरू कर दिया है, जबकि यूडीएफ को ठीक उसी वजह से समय लगा जो प्रणय ने कहा कि इलेक्शन होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं। आपके सांसद भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और उससे क्या उसने वास्तव में आपके कैंपेन को कमज़ोर या उसमें देरी नहीं की है? क्योंकि आपके पास बहुत कम अंतरिम समय है जिसमें आप लोगों को अपना यह पक्ष बता सकें कि आप 10 साल की सरकार को हटाकर नई सरकार क्यों लाना चाहते हैं। यह मीडिया की देन है। मैं आपको विवरण बताऊंगी। हम एक गठबंधन है, यूडीएफ। हमने अपनी सीटें आपस में बांटी, एक असहमति नोट के साथ, बिना किसी असहमति नोट के। इतिहास में पहली बार यूडीएफ ने सभी सीटों का बंटवारा किया। फिर हम स्क्रीनिंग कमेटी और सीसी में भाग लेने के लिए दिल्ली गए, जो कांग्रेस की प्रक्रिया है। पहले 24 घंटे तो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष वहां नहीं थे। वह गुजरात में थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह दिल्ली वापस आ गए। 24 घंटों के अंदर हमने 55 उम्मीदवारों की घोषणा की। अगले और 24 घंटों में हमने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये केरल में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में एक रिकॉर्ड गति है। हम सभी उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। हम सभी उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। दूसरी तरफ, जब हम सभी 140 उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, सभी गठबंधन सहयोगी उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, तो एलडीएफ अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं था। आपने मुझसे एकल नेतृत्व के बारे में पूछा। अब वहां भी यह एक समस्या है। अब केरल में सीपीएम के इतिहास में एक बड़ा विद्रोह है। इतने सारे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, और आप जानते हैं कि कन्नूर जिला हमारे मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन का गृह जिला है। अब सीपीएम के गढ़ में मजबूत विद्रोही उम्मीदवार हैं। देखिए, पार्टी के अंदर इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं जो अंदर से पर्दे के पीछे इन विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं। केरल में सीपीएम के हालिया इतिहास में यह पहली बार है कि एक व्यक्ति के नेतृत्व पर रैंक और फाइल द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। पार्टी बिल्कुल कांग्रेस की तरह लड़ रहे हैं। नहीं, वो नहीं है। और कांग्रेस केरल में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। अब कोई गुट नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपको बताऊंगी। आप केरल की राजनीति जानते हैं। जब करुणाकरण जी थे, एंटनी जी थे, तब गुट था। जब ओमन चांडी और ईएमएस थे, तब गुट थे। अब
कोई गुट नहीं है, नेता है। हमें यह कहते हुए गर्व है कि हमारे पास नेताओं की एक आकाश गंगा है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकती। कांग्रेस पार्टी में कोई तानाशाही नहीं। सीपीएम में मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। ये उम्मीदवार है, हर कोई सहमत होगा। ये नीतियां हैं, हर कोई सहमत होगा। वह पार्टी कांग्रेस नहीं है। अगर मैं इस तरह बात कर रही हूं तो युवा मुझे चुनौती देंगे, वे मुझसे सवाल करेंगे। यही यहाँ की कांग्रेस पार्टी है। हमारे पास एक बहुत अच्छा कि मैंने ओमन चांडी जी और एंटनी जी से सवाल किया था जब मैं बहुत छोटी थी। अब युवा लोग मुझसे और पीसीसी अध्यक्ष और नेताओं से सवाल कर रहे हैं। वे लड़ेंगे, हम पार्टी मीटिंग में बहस करेंगे। हमें यह कहते हुए गर्व है कि पार्टी में लोकतंत्र है। पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। रामचंद्र गुहा पिछले साल एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन नंबर 1 तानाशाह कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उसकी तुलना ज्योति बसु जी और माणिक सरकार जी और ईएमएस से की। वह नंबर 1 है, उन्होंने कहा। यह मुख्यमंत्री खुद मोदी हैं। मुंडू वाले मोदी, धोती मुंडू पहने मोदी। वह एक तानाशाह है। मैं एक तानाशाह नहीं हूं। एक सह कांग्रेस पार्टी तानाशाहों के लिए कोई जगह नहीं है, खासकर केरल में। अब हमारा यूडीएफ सिर्फ विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है। अब यह एक व्यापक राजनीतिक मंच है। हमारे राजनीतिक मंच में मैं मानती हूं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, साथ ही सामाजिक समूह, साथ ही प्रभाव, साथ ही सांस्कृतिक नेता, साथ ही वामपंथी सहयात्री। वो जो पिछले 3-4 दशकों से सीपीएम के साथ हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं कह करती थी कि वे वामपंथी नहीं हैं, हम वामपंथी हैं। हम नेहरूवादी वामपंथी हैं। वे घोर दक्षिणपंथी हैं। ये मेरा नरेटिव है। वे घोर दक्षिणपंथी हैं। तो आप वामपंथियों से भी ज्यादा वामपंथी हो रहे हैं? हाँ, हम नेहरूवादी वामपंथ हैं। हम प्रगतिशील हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल हैं। हम लैंगिक न्याय के पक्ष में हैं। सभी प्रगतिशील चीजें हैं। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्लाइमेट चेंज, हर चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ ये वामपंथी पार्टियां बिल्कुल दक्षिणपंथी पार्टियों जैसी हैं। लेकिन मुझे बताइए, खासकर पिछले 5 सालों में और शायद 10 से भी ज्यादा सालों में आपने बहुत विकास होते देखा है, खासकर बुनियादी ढांचे में। गरीबी लगभग खत्म कर दी गई है। सामाजिक क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों सभी में सुधार हुआ है। लेकिन तो आप किसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि आप जो कहते हैं उसे लगता है कि मुख्यमंत्री मोदी को खुश कर रहे हैं, या उन्हें भाजपा से फंड मिल रहा है, या भाजपा उनकी सहयोगी है। इस इलेक्शन में आप किसी को कौन सी सकारात्मक चीजें दे रहे हैं? यूडीएफ ऐसा क्या करने जा रहा है जो उनसे बेहतर हो? मैं आपको बताऊंगी, यह बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हम इतने सालों से सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं। हमने उनकी विफलताओं को उजागर किया है। उदाहरण के लिए विकास। जब ओमन चांडी ने विजिंजम पोर्ट की शुरुआत की तो उन्होंने विजिंजम पोर्ट शुरू किया। ये पिनाराई विजयन पार्टी सचिव थे। उन्होंने कहा यह 6000 का रियल एस्टेट घोटाला है। अब वह दावा कर रहे हैं कि मैंने विजिंजम पोर्ट पूरा कर लिया है। हमने शुरू किया था। उन्होंने आलोचना की। फिर गेल पाइपलाइन खत्म हो गई है। जब हम गेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन डाल रहे थे, पिनराई कैबिनेट में एक मंत्री ने कहा कि यह जमीन के नीचे एक बम है, यह गैस पाइपलाइन। वे हर चीज का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कोई बड़ी परियोजनाएं शुरू नहीं की है। जब हमारी सरकार यहां तक थी, हमने मेट्रो, कोची मेट्रो, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विजिंजम बंदरगाह, कई बुनियादी ढांचे शुरू किए। उन्होंने कुछ भी शुरू नहीं किया है। अब हाईवे शुरू हो गया है केंद्र के समर्थन से, सिर्फ इसलिए कि यूपीए सरकार ने वह भूमि सुधार अधिनियम पेश किया था। पहले हमें 1 सेंट के लिए 23,000 मिलते थे, इसलिए कोई भी संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं था। अब उन्हें 8 से 10 लाख मिल रहे हैं। तो हाईवे एक है। नहीं सर, वह सब अतीत की बात है। आप क्या करने जा रहे हैं? हमारा लोगों को प्रस्ताव है कि मुझे यह कहते हुए गर्व है
कि भारत के इतिहास में किसी भी विपक्ष ने इस तरह काम नहीं किया। जब हमने सरकार की आलोचना की, हमने के लिए शुरुआत की। हमने अपना होमवर्क वैकल्पिक परियोजनाओं के लिए हमारा शोध शुरू किया। हमने कहा स्वास्थ्य केरल वेंटिलेटर पर है। यही हमारा नैरेटिव है। फिर हमने एक स्वास्थ्य आयोग नियुक्त किया। हमने एक स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया जिसमें देश के अंदर और बाहर के 300 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। फिर हमने एक व्यापक स्वास्थ्य दस्तावेज के तैयार किया। हम उसे लागू करने जा रहे हैं। हमने उसे प्रकाशित किया है। हमारा एक और नैरेटिव था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान विदेश जा रहे हैं, तो 5 साल के अंदर केरल एक ओल्ड एज होम बन जाएगा। फिर हमने एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। हमने कई शिक्षाविदों के साथ चर्चा की। हमने एक दस्तावेज तैयार किया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने पाया कि नौकरियों की प्रकृति वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से बदल रही है। तो हम एक ग्लोबल जॉब वॉच टावर शुरू करने जा रही हैं, जिसमें भारत के अंदर और बाहर के मलयाली विशेषज्ञ भाग लेंगे और वह देखेंगे कि जॉब की दुनिया में क्या हो रहा है। उसके अनुरूप हम विश्वविद्यालय में कोर्स शुरू करेंगी। हम पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करेंगी। फिर उन्हें नौकरियां मिलेंगी और हम प्रदान करने जा रही हैं स्टार्टअप्स। हम 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित करने जा रही हैं। यदि आप एक तकनीकी विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रबंधन अनुभव या मार्केटिंग या वित्त नहीं है, तो हम आपको एक प्रबंधन मेंटोर प्रदान करेंगी। आप एक प्रबंधन विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी पक्ष में आप कमजोर हो सकते हैं। हम आपको एक टेक्नो मेंटोर, मैनेजमेंट मेंटोर, टेक्नो मेंटोर और बिना किसी ब्याज के एक रिवॉल्विंग फंड देने जा रही है। 1 या 2 साल के अंदर हम उम्मीद करती हैं कि हम 10,000 से ज्यादा नए उद्यम शुरू कर सकती हैं। हर क्षेत्र में हमारे पास वैकल्पिक योजनाएं हैं। कृषि क्षेत्र में भी हमने विशेषज्ञों के साथ विस्तार से अध्ययन किया है और हमारे पास कुछ सपनों जैसी परियोजनाएं भी हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, एक कंटेनर टर्मिनल। हमारे पास 17 मिनी पोर्ट्स हैं। हमारे पास 600 किलोमीटर का समुद्र है। अब समुद्री विशेषज्ञों और शिपिंग विशेषज्ञों की मदद से हमने एक प्रोजेक्ट तटीय शिपिंग तैयार किया है। तटीय शिपिंग, पहला लॉजिस्टिक्स, दूसरा क्रू है शिपिंग, तीसरा हम बैक वाटर के साथ एकीकृत करेंगे। हमारे पास 41 नदियां हैं। व्यापक पर्यटन प्रोजेक्ट। एक और बात, हमारे पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 2 हवाई अड्डे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। हम 27 विमानन परियोजनाएं शुरू करने जा रहे हैं, जिन्हें हमने तैयार की है। इसीलिए मैंने कहा, भारत के इतिहास में किसी भी विपक्ष ने इस तरह की तैयारी नहीं की। हम तैयार हैं हर विषय के लिए। हमारे पास हमारा विकल्प है और हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर है, बहुत कमजोर है। हमारे पास राजकोष को भरने की योजनाएं हैं। हमारे पास अच्छे वित्तीय प्रबंधन, नियोजित टैक्स प्रशासन और राजकोष के खजाने के रिसाव को रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों की योजनाएं हैं। और चौथा, इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना। हमारे पास ठोस परियोजनाएं हैं। तो किसी भी मजबूत सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक भावना की अनुपस्थिति में क्या केरल के राजनीतिक दल इस इलेक्शन में जाति और समुदाय के ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं? आप जानते हैं, चाहे कांग्रेस जांच के दायरे में हो, क्योंकि उसकी सहयोगी मुस्लिम लीग इस बार जमात ए इस्लामी पर ज्यादा भरोसा कर रही है। यही तो वो विपक्ष कहता है। इसी तरह भाजपा, जो हिंदू वोट और ईसाई वोट पर भरोसा कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है? मेरा मतलब है, आप कह रहे हैं कि विकास एक मुद्दा है, लेकिन जमीनी स्तर पर वह मुद्दा नहीं लगता है। मैं आपको बताऊंगी। उदाहरण के लिए, केवल मुझे लगता है जमात ए इस्लामी द्वारा समर्थित वेलफेयर पार्टी ने 2019 से संसदीय इलेक्शन के बाद से हमारा समर्थन किया। उन्होंने हमारा समर्थन किया।
हमने उनका समर्थन स्वीकार किया। वे यूडीएफ का हिस्सा नहीं है, वे यूडीएफ के सहयोगी सदस्य भी नहीं हैं, वे यूडीएफ के बाहर हैं, लेकिन उन्होंने यूडीएफ का समर्थन किया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को आना है, इसीलिए उन्होंने समर्थन किया, लेकिन सीपीएम ने उसका विरोध किया। सीपीएम यह प्रचार कर रही है कि यह एक सांप्रदायिक समूह है, लेकिन दिलचस्प है कि पिछले 4 दशकों से यह जमाते इस्लामी सीपीएम के साथ थी। 4 दशक। जब मैंने सारे चुनाव लड़े, जमाते इस्लामी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मेरे खिलाफ थी। वे उस समय वे धर्मनिरपेक्ष थे। जब उन्होंने यूडीएफ का समर्थन किया तो वे सांप्रदायिक हो गए। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी। मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख भागीदार है। आप जानते हैं कि लगातार पिछली बार हम 21 हार गए थे। हमारा मनोबल टूट गया है। सारे नेता और हमारे रैंक और फाइल एक मुश्किल स्थिति में थे। सीपीएम मुस्लिम लीग को एलडीएफ में आमंत्रित करने के लिए उनके पीछे थी। लेकिन एक दिन सुबह मुस्लिम लीग के नेता ने कहा कि यूडीएफ के साथ बने रहने के 1000 कारण हैं, एलडीएफ के साथ जाने का एक भी कारण नहीं है। वह अध्याय बंद हो गया है। अगले दिन से सीपीएम ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं। मैं आपको आईयूएमएल का इतिहास भी बताऊंगी। जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, लेकिन केरल में आईयूएमएल नेता पनक्कड़ शिहाब थंगल, उन्होंने एक बयान दिया समर्थन करते हुए सभी पार्टियों और समुदायों का। तो उन्होंने रोका, उन्होंने एक स्टैंड लिया है। मेरा सवाल है, वे चरमपंथी संगठनों, मुस्लिम लीगों, अल्पसंख्यक संगठनों से लड़ रहे हैं। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, अगर मुस्लिम लीग कमजोर होती है तो मुस्लिम लीग की जगह कौन लेगा? इंडियन यूनियन मुस्लिम। मुझे यकीन है कि चरमपंथी संगठन मुस्लिम लीग की जगह ले लेंगे। तो केरल की सामाजिक स्थिति में मुस्लिम लीग की बहुत जरूरत है, आईयूएमएल की बहुत जरूरत है। वो नाम है, मुस्लिम है, लेकिन वे सभी स्थितियों में धर्मनिरपेक्ष रुख अपना रहे हैं। क्या उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद मांगा है? नहीं, कभी नहीं। ये सब मीडिया के नैरेटिव हैं। तो उन्होंने नहीं मांगा है। एक मीडिया नैरेटिव था कि वे 5 सीटें मांग रहे हैं। उन्होंने अतिरिक्त एक भी सीट नहीं मांगी है। तो वे डिप्टी नहीं बनेंगे, वे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने नहीं मांगा है। लेकिन क्या आप बनाएंगे? नहीं, हमने ऐसी बातें तय नहीं की हैं, कभी नहीं। हमने उन बातों पर चर्चा नहीं की है, कभी नहीं अब तक। तो कुछ संभावना है? नहीं, मैं यह नहीं कह सकती। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऐसी चीजों का फैसला करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हूं। मुख्यमंत्री नहीं, मैं यह कहने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हूं कि उप मुख्यमंत्री होगा या नहीं। लेकिन लीग ने दावा नहीं किया है। उन्होंने एक भी अतिरिक्त सीट का दावा नहीं किया है। हमें मिली, कांग्रेस को 3 अतिरिक्त सीटें मिली। कांग्रेस केरल के इतिहास में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल चुनावों की जटिलता की प्रमुख बातों में से एक और इसका अध्ययन करना अद्भुत है। हाँ, बुद्धिमान मतदाता, बुद्धिमान नेता, सब कुछ। मुख्य कारक यह है कि यूडीएफ विन के लिए ईसाइयों और मुसलमानों पर निर्भर है। इन दो समुदायों में उनके पास एलडीएफ से 2 गुना वोट है, और हिंदुओं में जो आबादी का 55% है, आपके पास एलडीएफ से कम है, कम वोट। क्या आप हिंदुओं को नाराज करने जा रहे हैं और इसलिए एक स्विंग दूर होगा और उनको भी लूज आउट कर देंगे? हमें हिंदू वोट भी मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन कई जगहों पर, उदाहरण के लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम वोट बहुत कम है, ईसाई वोट हैं, मेजॉरिटी वोट हिंदू वोट हैं। मैं मेजॉरिटी वोट पा रही हूं। मेजॉरिटी वोट। मेरा समुदाय। वोटों के बारे में बताइए। मेरा समुदाय मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4थे स्थान पर है। यहां पहला समुदाय हिंदू मेजॉरिटी एजवा समुदाय है, 52%। अगर वे यह तय कर रहे हैं कि मुझे हराना है तो यह बहुत आसान होगा, लेकिन वे मुझे वोट दे रहे हैं।
नहीं, वह आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कई जगहों पर कई जगहों पर उदाहरण के लिए डेटा, ये सिर्फ डेटा है। पिछली बार 16 और 21 में ऐसा हुआ था। अब हमें हिंदू वोट भी मिल रहे हैं और इस सबरीमाला सोने की चोरी के मामले के बाद हमें और ज्यादा हिंदू वोट मिल रहे हैं। उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां हिंदू समुदाय एक अच्छी स्थिति में है। हम संसद इलेक्शन जीते, एलडीएफ नहीं, बीजेपी नहीं। हम संसदीय चुनाव जीते। त्रिवेंद्रम, एट्टिंगल, एलेप्पी, ये सभी सीटें हिंदू मेजॉरिटी सीटें हैं। हिंदू एम, मालाबार ज्यादा, मुस्लिम वोटों से ज्यादा कई सीटें मुस्लिम वोट, हिंदू वोट। हम देखते हैं, हम 20 में से सभी 18 सीटें जीते। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू हमें वोट नहीं दे रहे हैं? स्थानीय निकाय इलेक्शन में हम कई जगहों पर जीते जहां हिंदू वोट हैं। लेकिन निष्पक्ष रूप से कहूं तो वो संसद के चुनाव हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव बहुत अलग होते हैं। विधान, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बात यह है कि हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। 2001 में हम अच्छी स्थिति में थे। हमें 99+1 मिले। 2005 के बाद से कई सामाजिक समूह यूडीएफ छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। कुछ मतदाता भाजपा में चले गए हैं, कुछ एलडीएफओ में। लेकिन हमने इसका विश्लेषण 21 के बाद से किया। इस तरह हमने एक काम शुरू किया। अब उन समूहों का 90% जो पिछले 20 सालों से यूडीएफ छोड़कर चले गए थे, वापस आ गए। इसीलिए हमें स्थानीय निकाय इलेक्शन में एक शानदार जीत मिली। पथानमथिट्टा, इडुक्की, कोट्टायम और यह एर्नाकुलम, कई सीटें, कालीकट, कोल्लम, हमें और ज्यादा सीटें मिली। क्योंकि हिंदू क्षेत्रों में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। हमें 6 में से 4 निगम मिले। हमें केरल में 65% से ज्यादा नगर पालिकाएं मिली। आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय दूसरी तरफ नहीं, यहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। स्थानीय निकाय में भी चुनाव चिन्ह के साथ वे सब चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तरी राज्यों की तरह नहीं। हाँ, यहां राजनीतिक मुकाबला। हम एक बड़े मार्जिन से जीते। पंचायती राज और नगर पालिका व्यवस्था के बाद पिछले 30 वर्षों में बड़ा अंतर वह 1995 में हुआ था। उस प्रणाली को लागू करने के बाद हमारी सबसे बड़ी जीत इस बार है। तो जैसा कि रेनॉय ने कहा, यूडीएफ काफी हद तक अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भर है, जो यहाँ कुल मिलाकर 46% हैं। आपने कहा आईयूएमएल ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट में सीटों की संख्या वगैरह। लेकिन समुदाय में एक आकांक्षा है, ये बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ बहुत मुख्य धारा में हैं और उनमें वह आकांक्षा है, और इससे ईसाई वोट का एक जवाबी एकीकरण हो रहा है ना? नहीं, कोई सीपीएम, वह सीपीएम का नैरेटिव था। पिनाराई विजयन संसद इलेक्शन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय का तुष्टीकरण कर रहे थे। वे नागरिक रजिस्टरशिप और इजराइल युद्ध, फिलिस्तीन, हर चीज के बारे में कहते थे। संसद इलेक्शन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वोट उनके साथ नहीं था। उसके बाद उन्होंने मेजॉरिटी समुदाय का तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया। वह दिल्ली गए और उन्होंने मलप्पुरम और मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम लीग के संबंध में हिंदू डेली को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मेजॉरिटी समुदाय को खुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि संसद इलेक्शन में सीपीएम के कुछ पारंपरिक वोटों का सीपीएम वोटों से बीजेपी की ओर क्षरण हुआ था। इसीलिए उन्होंने मेजॉरिटी समुदाय को खुश करना शुरू कर दिया। इसीलिए, और वे ऐसा या ये बातें कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी पर इस तरह दबाव डाल रही है। वे हैं, मैंने आपको बताया, उन्होंने एक भी सीट नहीं मांगी है। उनके पास अपनी 27 सीटें हैं। एक सीट उन्होंने हमें कांग्रेस को वापस दी है, वापस की गई। एक कांग्रेसी उनके कैंडिडेट के रूप में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ रहा है। हमारे अच्छे संबंध हैं। वे कांग्रेस पार्टी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। कोई भी कांग्रेस पार्टी पर दबाव नहीं डाल रहा है। हम किसी भी सांप्रदायिक संगठन या किसी को भी दबाव डालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारे उम्मीदवार धार्मिक नेताओं द्वारा तय नहीं किए जाते हैं।
हमारा पार्टी हमारे उम्मीदवारों का फैसला कर रहा है। हमने एक बहुत मजबूत धर्मनिरपेक्ष स्टैंड लिया है। हमने एक धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाया है, लेकिन पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं जो सांप्रदायिक घृणा अभियान चला रहे हैं। आप यह जानते हैं। आपने स्थानीय चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब आप इसे विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से तोड़कर देखते हैं तो जहां C.P.M ने काफी जमीन खो दी, वहीं उन्हें फिर भी 55-60 विधानसभा क्षेत्र मिले। अगर आप इस तरह से गिने तो उन्हें मेजॉरिटी के लिए बस और 10-12 सीटों पर पकड़ बनाए रखनी है। आप लगभग 40 सीटों के आधार से शुरुआत कर रहे हैं, जहां आप बहुत सहज हैं। आपको 32 विन करने की जरूरत है। आपने कहा है कि आप 100 तक पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जब आपने सबसे हाल के इलेक्शन में ऐसा नहीं किया है जिसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया था? सर, बहुत अच्छा सवाल है। पूरे देश में विपक्ष सभी उपचुनाव हार रहा है। क्या मैं सही कह रही हूं? यहां एक बाई इलेक्शन थ्रिक्काकारा, हम 25,000 वोटों से जीते। दूसरा उम्मन चांडी की सीट, उम्मन चांडी 9,000 वोटों से जीते। उप इलेक्शन में हम 37,000 वोटों से जीते। पलक्कड़ में हमारे कैंडिडेट 3,000 वोटों से जीते। उप इलेक्शन में हम 18,000 वोटों से जीते। हमने LDF से एक सीट जीती और हम 11,000 वोटों से जीते। संसद इलेक्शन में हमने मेजॉरिटी बढ़ाया सभी उम्मीदवारों का, और वह एक निरंतरता है। स्थानीय निकाय इलेक्शन, और यह जारी रहेगा। और स्थानीय निकाय इलेक्शन में सत्ता विरोधी लहर पूरी तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत उम्मीदवार उस चीज को प्रभावित करते हैं। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में यह रहेगा बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, कि सत्ता विरोधी लहर काम करेगी। तो 2001 में जब हमारे पास 100 सीटें थीं, 2006 हम CPM को विन नहीं कर पाए। यही केरल की बात है। जब एक ट्रेंड होता है, सब कुछ बदल जाएगा। विधानसभा चुनावों में आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 2016 में भी आप बस किसी तरह जीत गए, है ना? लेकिन 16 और 21 बहुत खराब था। लेकिन हमने विश्लेषण किया कि क्यों, हमारे साथ क्या हुआ। फिर हमने सुधार किया। हम सारे सामाजिक कारकों को अपनी तरफ वापस ले आई। अब आप वह देख सकते हैं। इसीलिए हम स्थानीय निकाय इलेक्शन में उसी तरह जीती। अब कई सामाजिक समूह हमारे साथ हैं, वे जो हमारी तरफ से चले गए थे। लेकिन ऐसे सामाजिक समूह भी हैं जिन्होंने अलग अलग रुख अपनाए हैं ठीक इस इलेक्शन से पहले। उदाहरण के लिए SNDP, योगम और NSS एक साथ आ गए हैं, जो कि अनसुनी बात है। एजवा और नायर का यह कहना कि आप जानते हैं, वे हिंदू एकता के लिए एक साथ आए हैं। वे एक राजनीतिक संगठन होने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या यह कोई राजनीतिक मेलजोल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मेलजोल है। और इसलिए उन्होंने खुले तौर पर भाजपा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, नेताओं ने। तो आप ये कैसे कहती हैं कि जो सामाजिक संगठन आपको छोड़कर चले गए थे, वे आपके पास वापस आ गए हैं? कुछ धार्मिक संगठनों ने हिंदू एकता बनाने की कोशिश की। उसका जीवन काल केवल 48 घंटे का था। 48 घंटे बाद वे अलग हो गए, और वे UDF का विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ धार्मिक संगठन, उनके नेता धार्मिक संगठन नहीं, सिर्फ मेरा विरोध कर रहे हैं। UDF का नहीं, कांग्रेस पार्टी का नहीं। वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। वे एक नहीं उन्होंने तो उदाहरण के लिए SNDP, NSS, उन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने LDF का समर्थन नहीं किया है। वे कांग्रेस पार्टी या UDF के खिलाफ नहीं है। नेता मेरे खिलाफ हैं। लेकिन वे क्यों? व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ। लेकिन वे क्यों? जब वे सांप्रदायिक घृणा अभियानों की बात करते थे तो मैं कहती थी, नहीं, आप नहीं कर सकते। जो कोई भी कहता था, मैं कहती थी, नहीं, कोई घृणा अभियान नहीं, कोई सांप्रदायिक चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वे मेरे खिलाफ हैं। आज भी उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने एक कांग्रेस नेता को मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सुझाया। मैं खुश हूं कि वह मानते हैं कि कांग्रेस वापस आएगी। उन्होंने एक और व्यक्ति, एक और नेता, कांग्रेस नेता सियोचिस का सुझाव दिया, रमेश चेन्निथला। वह मेरे भी नेता हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रमेश चेन्निथला एक अच्छे मुख्यमंत्री होंगे
और सदीशन वह एक मस्खरे हैं। वह मुझे चिढ़ा रहे थे, लेकिन मैं खुश हूं कि वह मान गए कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। मैं खुश हूं। एक चीज जिस पर आप भरोसा कर रही हैं, आपने उल्लेख किया कि आपने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, आपने स्थानीय निकाय में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमने आंकड़ों का अध्ययन किया है। अगर आप पिछले 20 साल देखें तो स्थानीय निकाय इलेक्शन 6 महीने बाद विधानसभा होती है। हर बार एलडीएफ 6% बढ़ता है, लो एलडी स्थानीय निकाय बनाम विधानसभा वे 6% बढ़ते हैं, आप 2% बढ़ती हैं। तो स्थानीय निकाय और विधानसभा के बीच हर इलेक्शन में उनकी शुद्ध 4% की वृद्धि होती है, कभी कभी ज़्यादा 5-6% शुद्ध। उस सुधार के साथ और लोकसभा में भी आपका वोट हमेशा नीचे आ जाता है, क्योंकि लोकसभा से विधानसभा तक एक अलग ही दुनिया है। लेकिन स्थानीय निकाय में आपने अच्छा किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप विधानसभा में अच्छा करेंगे, क्योंकि वे बहुत बेहतर करते हैं। आप उसका मुकाबला कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपसे सहमत हूं कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमने 2005 के बाद से विश्लेषण किया है। ठीक है। पिछले 20 सालों में क्या हुआ, हमने विस्तार से अध्ययन किया, हमने ये सारे आंकड़े इकट्ठे किए, ठीक है। फिर हमने सुधारा, हम वापस लाए। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हम कई समूहों को वापस लाए। कई समूह, मैं खुलकर नहीं कह सकती, कई समूह जो हमारे खिलाफ थे 21 के चुनावों और 16 के चुनावों में भी। खुलकर क्यों नहीं? नहीं, वे हमारा समर्थन कर रहे हैं। अब मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। वे अब समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। सिर्फ एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन, स्थानीय निकायों के सभी चुनाव भी, स्थानीय निकायों के उपचुनाव भी हम जीते। आप जानते हैं, यहां विधानसभा के उप इलेक्शन के लिए मुख्यमंत्री और सभी 20 मंत्री 30 दिनों तक वहां डेरा डाले रहते हैं, लेकिन हम शानदार अंतर से जीत रहे थे। 25,000 वोट। केरल 25,000 वोट, 37,000 वोट, एक बड़ा अंतर है। उत्तर भारत या कुछ अन्य राज्यों की तरह नहीं, यह एक बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन। सारे चुनाव हम जीते। मुख्यमंत्री सभी 20 मंत्रियों और अपने अधिकारियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। नहीं, पर वे मतदाताओं पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों का आप मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप उतना सुधार नहीं करते। तो हो सकता है कि आप अभी जीत गए हों, लेकिन वामपंथी बहुत ज्यादा सुधार करते हैं। आप उसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं? नहीं, 20। हाँ, 20 में एक इलेक्शन था। स्थानीय निकाय इलेक्शन में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब था। आप कंपेयर 2020 के नतीजों को इस 2025 के नतीजों के साथ, हमारी स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत दयनीय हालत। 2020 पिछला स्थानीय निकाय इलेक्शन, लेकिन 2010 में यह अच्छा था, यह बुरा नहीं था। हम वह 2011 का चुनाव इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में मामूली अंतर से जीते थे। सिर्फ 2010। हाँ, मैं खंडन कर रहा हूं। 16, 2015 में यह बहुत बुरा था। 2020 में यह बहुत बुरा था। 2005 में यह बहुत खराब था। सभी स्थानीय निकाय चुनावों में 60-65% पर L.DF का कब्जा था। अब हमारे पास 60-65% है, 2/3। तो बीजेपी की मौजूदगी जाहिर है उत्तरी केरल में दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वोट के एकीकरण के लिए आपकी मदद करती है, मुझे लगता है। दक्षिणी केरल में बीजेपी की मौजूदगी, क्या ये आपको इतना बुरा नुकसान पहुंचाएगी कि ये आपके आंकड़ों पर असर डालेगी? नहीं, यह हमारे आंकड़ों पर असर नहीं डालेगी। लेकिन हमारा आरोप है कि बीजेपी और सीपीएम के बीच एक सौदा है। उदाहरण के लिए, लेकिन आप वह आरोप क्यों? के लिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस हाँ, नहीं, उन पे हमला करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कैसे? बीजेपी का एजेंडा है कि कोई भी कांग्रेस शासित राज्य नहीं होना चाहिए। वे हमारे साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं? वे अभी भी हमारा विरोध कर रहे हैं। आपको पता है, हर जगह बीजेपी हमारा विरोध कर रही है। आपको पता है, सभी राज्यों में बीजेपी, गैर बीजेपी राज्यों में केंद्रीय एजेंसियां गैर बीजेपी नेताओं के पीछे पड़ी हैं। लेकिन केरल में कुछ नहीं हुआ।
नहीं, लेकिन बस ये कहने के लिए कि आपने मिस्टर को क्या जवाब दिया। वाजपेयी के इस बहुत अच्छे सवाल पर कि वे वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर लड़ रहे हैं, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, चिकित्सा, आप जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपके पास एक विकल्प है। लेकिन आपके कैंपेन में ये सब अफवाहें हैं, वे बीजेपी के साथ हैं, भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, ये सब, लेकिन ठोस नहीं। हाँ, यही उनका सवाल था। आप ठोस रूप में क्या पेशकश कर रहे हैं और आप इसे लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, हमने एक यात्रा की है, 30 दिन की यात्रा। मैंने एक यात्रा की है। उस यात्रा में हमारा नैरेटिव ये चीज थी जो मैंने उनको बताई सही। कि नए प्रपोजल्स पूरी तरह से, हमारा प्रोपेगेंडा 75% था। आमतौर पर जो पारंपरिक यात्राएं होती हैं वे राजनीतिक होती हैं, सिर्फ राजनीतिक बातें ही कही जाती हैं। हमारा बदलाव, हम बदलते हैं, यह चीज और 75% समय हमने इस्तेमाल किया। युवाओं का भी बहुत अच्छा टर्नआउट था, युवा भी, और हमने कई पॉडकास्ट, कई इंटरव्यू दिए हैं इसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए। जो थे रिकॉर्ड ब्रेक वो पॉडकास्ट थे, गैर राजनीतिक बातें। उन्होंने पूछा, वो जवाब मैंने उनके सवाल पर दिया। हाँ, वह केरल में बहुत वायरल था। लेकिन अब नहीं है, है ना? अब वह वापस आएगा। पिछला आज मैंने वे चीजें शुरू की, लेकिन इस डील को हमें बेनकाब करना है। अब एक नतीजा निकला है। अब सीपीएम और बीजेपी के रैंक और फाइल इस डील के खिलाफ जोरदार विरोध कर रहे हैं। नेता ये डील कर रहे हैं, न कि वे कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से आरएसएस के करीब हैं, कि आपका कुछ, आप गए और किया। कुछ तस्वीरें, 2006 की तस्वीरें। वो है। और वे कहते हैं कि कांग्रेस का एक सौदा है। मैं बताऊंगी। लेकिन आप दोनों हर समय बीजेपी को बीच में ला रहे हैं। क्या आप असल में बीजेपी को एक तरह से बहुत बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं शायद बीजेपी एक महत्वपूर्ण पार्टी है। मैं आपको बताऊंगी कि 2006 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले इलेक्शन से ठीक पहले फरवरी में मैं एक समारोह में गई थी। यह फरवरी में नहीं था, इलेक्शन 2 में था। वह एक झूठ था। 2006 माह अप्रैल, मेरा कार्यक्रम 2006 दिसंबर में था। उन दिनों यहां सभी पार्टियां दूसरों को बहस और सेमिनार के लिए आमंत्रित कर रही हैं। मैं सीपीएम के कार्यक्रम में शामिल होती थी। वे करेंगे, वह राजनीति थी, वह धर्मतांत्रिक सरकार और गठबंधन की राजनीति। उन्होंने एक बहस की, फिर मैं वहां शामिल हुई। मैंने अपना विचार, कांग्रेस का विचार वहां रखा कि धर्म शासित राष्ट्र का क्या, गठबंधन की राजनीति का क्या, और सीपीएम का व्यक्ति भी वहां था। अब पिछले 10 सालों से कोई भाग नहीं ले रहा है। आपको वह बात पता है, सीपीएम का राज्य सम्मेलन कन्नूर में था। प्रोफेसर के वी थॉमस कांग्रेस में थे। उन्होंने प्रोफेसर के को आमंत्रित किया, वी थॉमस को सेमिनार में भाग लेने के लिए। तब सभी नेता दूसरे पार्टी सेमिनार में भाग लेते थे। वह केरल में एक आम बात थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए सीएम ने यह बनाने की कोशिश की कि मैं एक आरएसएस मीटिंग में शामिल हुई थी। वह एक बहस थी, उस विशेष विषय पर बहस। लेकिन C.M. RDNTS के समर्थन से 1977 में विधानसभा के लिए चुने गए, और C.M. बनने के बाद एक गुप्त मीटिंग हुई थी। बिचौलिया श्री एम थे, आप श्री एम को जानते हैं, और बंद कमरे में अपने नंबर 1 कार का इस्तेमाल किए बिना वह दूसरे कार में पहुंचे और उन्होंने R.SS नेताओं C.M के साथ एक मीटिंग की। तब मैंने विधानसभा में उनसे पूछा, क्या हुआ? आपकी त्रिवेंद्रम के मस्कट होटल में R.SS नेताओं के साथ एक मीटिंग हुई थी। तब वह देख रहे थे, उस बात का जवाब नहीं दे रहे थे। सीपीएम के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने हमसे कहा कि एक कारण या शायद एकमात्र कारण कि कांग्रेस केरल में विन करेगी, अगर ऐसा होता है, यह है कि लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बची रहे। अगर कांग्रेस केरल में हार जाती है
तो ये शायद एक तरह से कांग्रेस पार्टी का अंत है, और क्योंकि वे चाहते हैं कि कांग्रेस भारत की राजनीति में बनी रहे, वे चाहेंगे कि ये एक अच्छी बात है। क्या ये सच है? केरल के लोग कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व चाहते हैं। वे कांग्रेस पार्टी में विश्वास करते हैं। यह एक अच्छी बात है। उन्हें कांग्रेस पार्टी पसंद है, इसीलिए वे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें यह तानाशाही और सब कुछ पसंद नहीं है, और वे और मुख्यमंत्री भी बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सत्ताधारी पार्टी से नाखुश हैं या वे बदलाव नहीं चाहते हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बची रहे। क्या ये काफी अच्छा कारण है? खैर, उसमें एक सकारात्मक बात है। आरोप कि कांग्रेस के लोग, केरल के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए रहेगी। कांग्रेस को वहां होना चाहिए। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत स्पष्ट रही हैं। अंत में बस आपकी एक बात, इस इलेक्शन में आपके 2 फायदे और आपकी नजर में एलडीएफ का एक फायदा। हमें एक सारांश दें। हाँ, 2 जो आपके पास हैं, एक जो आप उनके 2 भी हमें देना चाहते हैं। 2 के बदले 1 दीजिए। खैर, हमने केरल के लोगों के सामने सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन अवधि, कैंपेन अवधि के दौरान केरल के लोग इस सरकार को परखेंगे। तो ये आपका एक फायदा है। हाँ। फिर दूसरी बात, हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक विकल्प है। हमारे पास ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास ठोस परियोजनाएं हैं। हम केरल में उन कार्यक्रमों को लागू करेंगे। और एक सकारात्मक पहलू। और उनके पास एक फायदा है। उनके पास है सरकार। क्या फायदा है कि वे सरकार में बने हुए हैं। वे पिछले 6 महीनों से प्रचार के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। वे पिछले 6 महीनों से अपने पूरे प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नहीं, केरल में किसी भी सरकार ने खजाने से इस तरह खर्च नहीं किया। वे पैसे का इस्तेमाल करते हैं और कैंपेन एलडीएफ के लिए। तो ये उनके लिए एक तरह से तारीफ है। हाँ, बस वही एक चीज है। वह सिर्फ प्रचार वाली बात है, और कुछ नहीं। उनके लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं। वे नहीं कर सकते, वे कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट। उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। और गरीबों में पूरी वित्तीय स्थिति। भारत में पिछले 12 महीनों में मूल्य वृद्धि में केरल नंबर 1 है। नंबर एक। सरकार नहीं कर सकती मार्केट में हस्तक्षेप। वे नहीं कर सकते। वे मार्केट में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है। भारत में हर जगह मूल्य वृद्धि कम हो रही है, लेकिन केरल में यह बढ़ रही है। नंबर 1। और अपनी जेब से हमने स्वास्थ्य दस्तावेज का विस्तार से अध्ययन किया है। केरल में स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च भारत में केरल नंबर 1 पर है, 70%। तमिलनाडु में भी यह 32 है। केरल में यह 70 है। और केरल की स्थिति, सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ता है। मैंने 2 के बदले 1 मांगा था और आपने 10 के बदले 1 दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।